नमस्कार, मैं हूं सुधीर सलूजा। आप देख रहे हैं सानिध्य टाइम्स। आज मैं आपकी मुलाकात एक समाजसेवी और महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली नरेश बेलानी जी के साथ करवाने जा रहा हूं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नरेश जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार बेलानी। मैं निवासी 5/19 ओल्ड अंदर नई दिल्ली 60। हम परिवार में मेरी माता, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। हम 4 भाई बहन थे। मेरे एक भाई की किसी दुर्घटना में अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। मेरी दोनों बहनें शादीशुदा हैं और वो अपने परिवार में अच्छे से सेटल्ड हैं। जो हमारा परिवार रहा है शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब समाज सेवा में जुड़े रहे। मेरे दादाजी समाज सेवा में थे। हमने बचपन से ही, जैसे हमारे माता पिता हमारे को देशभक्ति की, समाज सेवा की और बड़े बड़े जितने हमारे भगवान राम और इनकी रामायण की, गीता की, इनकी गाथाएं सुनाते थे। हमारे भगवान इष्ट देवता भगवान झूलेलाल की गाथाएं सुनाते थे। कैसे उन्होंने, सबने कैसे और मानवता के लिए, हिंदू धर्म के लिए कैसे उन्होंने सब कुछ करा। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है। तो अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मैंने जो अपना स्कूलिंग थी वो वहाँ पे सिंधी स्कूल से करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है सलमान कॉलेज से करी है। और आपका वैवाहिक जीवन? मेरी पत्नी वीना बेलानी जो है, पहले वीना इसरानी थी, उनके साथ मेरा विवाह 16 अक्टूबर 1987 में हुआ। और वो भी एक गवर्नमेंट एम्स में एक उच्च अधिकारी थी, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। वो रिटायर्ड हुई हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। एक बेटी शादी हो चुका है और बेटा साथ में ही रहता है। और वर्तमान में आप क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा कार रेंटल का बिजनेस है, जो कि कोविड के बाद, कम कोविड में तो बिल्कुल बंद हो गया था, पर कोविड के बाद हमने उसको दोबारा शुरू करा है और उसको भी हम अच्छे से संभाल रहे हैं। और प्रभु की कृपा है कि वो भी अच्छे से चल रहा है। चूंकि आप सिंधु समाज दिल्ली के महामंत्री हैं, तो एक समाज की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप सिंधु समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आपने क्या क्या किया अभी तक? देखिए, सिंधु समाज एक ऐसी संस्था है जो कि सिर्फ राजेंद्र नगर की नहीं है। इसमें सारी दिल्ली के मेंबर हैं, सारे हिंदुस्तान के मेंबर हैं और सारे इंडिया के मेंबर हैं। जो कि आप ये समझिए कि दिल्ली में जो है एक 3,500 हमारे मेंबर हैं और सारे हिंदुस्तान में हमारे टोटल मेंबर करीब 5,000 के करीब हैं। उनके फैमिली लगाइए, उनके रिश्तेदार लगाइए तो बहुत लंबे हो जाते हैं। अब राजेंद्र नगर में ही हमारे करीब 1500 मेंबर हैं, जो कि अगर वोटर लगाया जाए तो 10 से 15,000 के करीब हमारा वोटर है इस टाइम राजेंद्र नगर विधानसभा में। जो समाज के लिए है, समाज में हमने बहुत सी एक्टिविटी शुरू करी हैं। जैसे एक विडो पेंशन फंड है। फिर जैसे अभी जो ताज़ा ताज़ा हुआ, जिसको, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर जो एक मैं ताज़ा बताता हूँ, जो एक त्रासदी आई थी सारे विश्व में कोविड को लेके। उस टाइम पहली वेव में हमने, जो बेचारी लेबर फंसी हुई थी, जो फंस गए थे और उनको खाने के लिए दिक्कत आ रही थी, गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रही थी, पर एज अ समाज के हमने भी अपनी जिम्मेवारी समझी। हालांकि प्रेशर पड़ता था घर से कि सब घर में बैठे हैं, तुम क्यों निकल रहे हो, पर हम समाज के 3-4 लोग निकलते थे। वहाँ पे जाके हम खाना बनवाते थे अपने समाज में, अपने सामने। हमने कुक, हमारे एक मेंबर ने, उनके घर से कुक आते थे और वो आके सवेरे कोई सब्जी और चावल एक डब्बे में पैक करके कम से कम हम 700-800 लोगों को यहाँ पे बांटते थे। और तकरीबन पांडव नगर साइड भी हमारे 100-150 बड़े डब्बे रोज जाते थे। उसके बाद हमने ऑक्सी कंसंट्रेटर्स का अरेंजमेंट करा, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिलना मुश्किल थे, इसलिए हमने उसका सोल्यूशन सोचा, ऑक्सी कंसंट्रेटर, जो कि हमने ब्लैक में खरीदे, वो भी उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। फिर दिल्ली पुलिस ने हमारे को अप्रोच करा था। उनको भी बहुत दिक्कत आ रही थी उनका स्टाफ के आने के लिए, जो कि कभी गाजियाबाद से या कहीं से आते थे, फरीदाबाद से।
तो उनको भी करीब हमने 15-20 दिन के लिए अपनी पूरी धर्मशाला, ऐसे वो पैसे बोल रहे थे कि आप पैसे बताइए, पर हमने कहा नहीं, ये भी हमारी एक समाज के प्रति, देश के प्रति एक सेवा है। फिर उसके बाद सेकेंड वेव में जब बहुत ही एक लोग बहुत ही हॉस्पिटल्स में जाना, किनको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, पर पूरा परिवार का परिवार बीमार पड़ा है, उनको खाने को नहीं था कुछ, तब हमने बीड़ा उठाया। हालांकि उससे पहले 6 महीने पहले सेकेंड वेव से मैं खुद कोविड से होके 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, 3-4 दिन के लिए। पर प्रभु ने हिम्मत दी कि दोबारा हम निकले, और हम रोज सवेरे शाम लंच, सवेरे 11 बजे, 10-11 बजे पहुंच जाते थे। वहां पे अपने सामने खाना बनवाना, 2-2 रोटी, चावल, सब्जी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, सलाद, दही और कुछ फल या कुछ मीठा, कुछ भी करके 50-60 थालियां रोज सवेरे लंच पे और डिनर पे लोगों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था। और एक सारे राजेंद्र नगर, ओल्ड, न्यू, डब्ल्यू, प्रसाद नगर, आसपास के जितने भी इलाके थे, सब जगह एक मैसेज चला गया था कि जिसको भी जरूरत है इस व्हाट्सएप पे एक दिन पहले बता दे। तो उनके सब घरों में हम ये, और उसमें मैं एक चीज का, आपका संघ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे पास वॉलेंटियर नहीं थे डिलीवर करने के लिए, वो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उस टाइम संघ ने हमारी मदद करी, और उनके वॉलेंटियर्स आते थे और वो आके हमारे से खाना लेके जाते थे 12 बजे करीब लंच के लिए, और शाम को 6:30-7 बजे डिनर के लिए, और सबके घरों में पहुंचाते थे ये तो। और जैसे उसके बाद हम हर शुक्रवार को भंडारा लगाते हैं, हेल्थ कैंप्स हमारे यहाँ रेगुलर लगते रहते हैं। और मतलब कि एक जैसे हमने एक, आप ये भी एक तरीके से पब्लिक को इकट्ठा करने वाली है समाज सेवा ही एक तरीके से। हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा, जो आज से 1.5 साल पहले, तब 4 जनों ने मिलकर शुरू करा था। आज प्रभु की ऐसी कृपा है कि उसमें हर मंगलवार को 100 से ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, और मिलके हनुमान चालीसा का एक वातावरण ही अलग होता है उस टाइम। हमारे यहाँ जैसे भगवान झूलेलाल का एक 40 दिन का प्रोग्राम होता है, मतलब हर तरीके के हिंदू रीति रिवाज सारे यहाँ मनाए जाते हैं। हमारे सिंधियों के भी जो रीति रिवाज हैं वो मनाए जाते हैं। जैसे गणपति उत्सव हम करते हैं, शिवरात्रि का फंक्शन हम मनाते हैं, जन्माष्टमी का हम मनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमने जब राम जन्मभूमि का राम स्थापना थी, तब हमने अखंड रामायण का पाठ रखा था, और अगले दिन वो डायरेक्ट टेलीकास्ट भी हमने बड़ा स्क्रीन लगा के करवाया था, और उसके बाद भंडारा भी करा था, और शाम को हमने दीपोत्सव करा था। और उस दीपोत्सव में 150 लोगों ने हिस्सा लिया था। और उस टाइम हमने करीब 80-100 दीप मंगाए थे, वो हमारे को कम पड़ गए थे, पर फिर भी हमने मैनेज कर लिया था, उसी टाइम आसपास से जाके लेके आए थे। और हम इस साल भी हमने ये ठाना है कि इस साल भी हम वही चीज करेंगे सिंधु समाज में। तो मतलब कहने को तो मतलब कि ऐसा है कि एक जो सिंधु समाज है ना, वो अब एक सिंधियों का ही नहीं रह गया। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें 40% जो है नॉन सिंधी आता है, और कोई भेदभाव नहीं करा जाता है। वो सिर्फ मेंबर नहीं बन सकते हमारे सिंधु समाज के, क्योंकि एक है कि ये सिर्फ कोई भी सिंधी है वही सिर्फ इसका मेंबर सकता है, बाकी उनके लिए किसी चीज की मनाही नहीं है। जो एक सिंधी भाई बहन के लिए फैसिलिटीज है वो सब उनके लिए फैसिलिटीज हैं। और वो हमारे हर प्रोग्राम में 40%, ऐसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तकरीबन नॉन सिंधीज का पार्टिसिपेशन होता है। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि भगवान झूलेलाल ने जो अवतार लिया था वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लिया था, और उन्होंने भेदभाव कुछ नहीं सिखाया। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी हमें उम्मीद है हम उसको करते रहेंगे, आने वाली जनरेशन भी उसको करेगी। मतलब आज ये है, जो ये एक सिंधु समाज से एक आवाज निकलती है ना, वो एक सारे सिंधियों की आवाज गिनी जाती है। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं। राजनीतिक जीवन में मैंने जब यहाँ पे मैं जॉइंट सेक्रेटरी था सिंधु समाज में, तब मेरे को भाजपा से ने अप्रोच करा था। श्री प्रेम निश्चल, स्वर्गीय श्री प्रेम निश्चल जी उस टाइम मंडल अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला।
मैं उस टाइम महामंत्री था मंडल में, और तब हमने मंडल में काफ़ी कुछ करा, मतलब बहुत सी नई चीज़ें करी प्रेम जी के नेतृत्व में। मतलब जगह जगह मीटिंगें करनी, लोगों को इकट्ठा करना, और जो सबसे बड़ी चीज़ हुई उस टाइम पे, निगम के चुनाव थे, तो अकाली दल को टिकट दी गई श्री परमजीत सिंह राणा को, जो कि जिन्होंने कि चुनाव कमल के चुनाव पे लड़ा था, और उनको कोई जानता नहीं था। और उनके अगेंस्ट जो थे, एक हमारे लोकल कैंडिडेट थे श्री चरणजीत सिंह जी, जो कि काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट थे। और उस टाइम पांडुनगर भी राजेंद्र नगर निगम पार्षद में के अंडर था। पर उस टाइम हमने ऐसा करी, इतनी मेहनत करी, और ऐसे मतलब कि परमजीत सिंह राणा को उस टाइम 4 से 5 हज़ार वोटों से हमने जितवाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद भीषम लाल जी उसी टाइम बन गए थे मंडल अध्यक्ष, पर उसको जिताने में पूरा सिंधु समाज ने पूरा जोर लगा दिया था। और फिर राणा जी के ही होते हुए तब मैंने एक मुहिम शुरू करी थी सिंधु समाज के साथ मिलके, और ऑफ कोर्स एमसीडी के साथ मिलके, कि घर हर एरिया में सफाई। तो तकरीबन 1 डेढ़ महीना लगा के हम रोज सवेरे निकलते थे, हफ्ते में 5 दिन, 10 12 जने, और रोज एक ब्लॉक पकड़ते थे, और उस ब्लॉक की पूरा एमसीडी जी के साथ जाके पूरे ब्लॉक की सफाई कराते थे, लोगों की दिक्कतें सुनना, और जो हमसे हो सकता था हमने उस टाइम करा। उसके बाद रूबी यादव जी, वो बनी अपना सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्षा थी। फिर वहां से मेरे को अप्रोच करा गया, उनको कहाँ से पता चला मेरा नाम, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए। तो उन्होंने मुझे जिले में उपाध्यक्ष बनाया था, और उनके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा चला, और हमने काफ़ी कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम राजेंद्र नगर में करे, और एक अच्छा माहौल हमने क्रिएट कर दिया था उस टाइम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ जिम्मेवारी मिल गई, मेरे को महामंत्री बनना पड़ा। यहाँ महामंत्री मैं बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी जिम्मेवारियां बढ़ गई। तो मैंने कहा पहले इसको मैं सेट करूं। तो अब जो है हमारा समाज जो है मेरा सेट हो चुका है। वहाँ पे अब सिस्टम ऐसे बना दिए कि सारे काम होते हैं, हर एक की अपनी जिम्मेवारी है, और टीम हमारी ऐसी है कि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझ के अपना अपना काम करता है। तो अब इच्छा है कि थोड़ा सा एरिया की, कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करी जाए। अभी वर्तमान में राजेंद्र नगर की आपकी दृष्टि में कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या ही समस्या है, कोई चीज ठीक नहीं है। वो समस्याएं आप बताएं कि जिनका हल हो सकता था परंतु नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से, आप उन पर थोड़ा बताएं। देखिए, 10 साल से आम आदमी पार्टी पावर में है। पानी की समस्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन, सीवर की हालत खराब, सड़कों पे गड्ढे हैं, बिजली की तारें लटक रही हैं। हम्म, ये बेसिक समस्याएं हैं जो एक आम आदमी को प्रभावित करती हैं। तो हमें इन बेसिक समस्याओं से निपटना है। मैं तो ये बात नहीं कर रहा कि पूरे दिल्ली की, मैं तो राजेंद्र नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हम्म, क्यों, मैं भी जानता हूँ, मेरा भी स्टाफ है कुछ जो झुग्गियों में हमारे पास भी मेट्स काम करने आती हैं, या उनसे फीडबैक मिलता रहता है, या कुछ लोग हैं हम जात कभी कभी बता के नहीं, वैसे ही हम चले जाते हैं, ना तो कोई फोटोग्राफी। तो समस्याएं तो बहुत हैं जो कि 10 साल में खत्म होनी चाहिए थी। मतलब बड़ा अफसोस होता है, राजेंद्र नगर जो कि एक पॉश कॉलोनी कहलाई जाती थी, आज कोई फैमिली यहाँ पे आके तैयार नहीं है, रहना नहीं चाहती। सब यहाँ से छोड़ के कहीं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई जहाँ कहाँ जा रहा है। क्यों? आप देखिए, रोड पे चलने की जगह नहीं है, सब हालत बुरी हो रखी है हर चीज की। आपको क्या लगता है कि जब अब सरकार, जो अब चुनाव है, तो क्या आप अपना भागीदारी चाहते हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, सिंधी समाज अपनी भागीदारी चाहता है इस चुनाव में।
और मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे अब सिंधी समाज एक फर्क डालेगा। ये चुनाव ये मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि पिछले 15-20 दिन से आपने 2-3 महत्वपूर्ण मीटिंग की हैं, और इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा आपसे। नहीं, बिल्कुल सिंधी समाज में सिंधी समाज भागीदारी चाहता है इस चुनाव में, और डिजर्व भी करते हैं हम लोग। तो पिछले 10 साल में जो आप बताएं कि आपने बताया कि ये कमियां रही और कार्य नहीं हुए और ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं, तो आपने सिंधी समाज ने क्या कभी कोई आवाज़ उठाई? देखिए, आवाज उठाने का, पार्टी आवाज उठाती है, सब उठाते हैं हम तो, मतलब कि लोग हमारे पास आते हैं शिकायतें लेके, हम वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सॉर्ट आउट हो जाएं, पर होती नहीं है। कुछ भी कार्य नहीं हुए। मैं कहता हूं जो तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के कार्य में कुछ बढ़ोतरी नहीं है। आप ये देख लीजिए कि आज बाहर निकल जाए, पानी कितना गंदा आता है। जहां पानी पहले हमारे राजेंद्र नगर दिन में 3 बारी आता था, अब मुश्किल से 1 बारी आता है। वो भी कभी आए या ना आए कुछ पता नहीं रहता है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि 3 बारी की जगह अब हमारे को 1 बारी पानी मिल रहा है? उसका कारण तो बताओ हमारे को। कहाँ जा रहा है पानी? वो अगर कहीं जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जा रहा है तो आप पीछे से पानी इस एरिया के लिए ज्यादा लो। क्यों नहीं ले सकते आप ज्यादा? अब पिछले 10 साल से आप पावर में हैं। राघव चड्ढा जी जब थे, वो वाइस चेयरमैन थे, जो रहे वो भी विधायक रहे, वो वाइस चेयरमैन थे दिल्ली जल बोर्ड के। वो चाहते तो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वाइस चेयरमैन थे दिल्ली जल बोर्ड के, उनके हाथ में तो पावर थी, नहीं कर सका। कोई रिजर्वेशन एक्स्ट्रा नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो अब आगे आपके समाज ने क्या विचार किया है आगामी चुनाव को लेकर? नहीं, आगामी चुनाव में तो समाज ने डिमांड करी है कि हमारे को प्रतिनिधित्व चाहिए, और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ हमारे लिए होगा, सिंधु समाज के लिए प्रतिनिधित्व पार्टी देगी। हमने ये मांगा है उनसे। आप भाजपा से आपका ये अनुरोध है? भाजपा से अनुरोध है। मैंने शुरू में कहा था, पहले जब मैंने 4 महीने मैंने कहा था, तब मैंने किसी पार्टी का नहीं बोला था, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी पार्टी हमारे को, मतलब मैंने ये कहा था राजनीतिक भागीदारी चाहिए। कोई भी पार्टी, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने कहा राजनीतिक भागीदारी चाहिए हमारे को। तो क्योंकि हमेशा सिंधी जो है वो वोटर रहा है भाजपा का, तो इसलिए हमारे को भाजपा से ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि हमारे को, मेरे को आज सारी दिल्ली से भी फोन आते हैं कहीं से, भाई आपको लोगों को कुछ मिल रहा है हम लोगों को कि नहीं? वो ये नहीं, मैं कहता हूँ आप मत बोलिए, बोलिए हम लोगों को। क्योंकि अगर किसी भी सिंधी को टिकट मिलती है तो सारे सिंधी समाज को इसमें बहुत खुशी होगी। मतलब कि एक जोश आ जाएगा लोगों में, क्योंकि एक जो सिंधी है वो अपने साथ 10 जनों को और जोड़ के चलता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एरिया में एक सिंधी जो है वो 10 और नॉन सिंधीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है वोट के लिए। तो आप अपनी क्षमताओं के बारे में बताएं कि आप राजेंद्र नगर के लिए क्या आपने विचार किया है, क्या सोचा है, अगर आपको टिकट मिलती है तो भी और अगर नहीं मिलती है तो भी? देखिए, टिकट नहीं मिलने का हम क्यों सोचें? हम तो यही उम्मीद करके बैठेंगे कि इस बारी राजनीतिक भागीदारी सिंधु समाज को मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी कहता हूँ, किसी भी सिंधी को टिकट मिले, कहीं से भी, किसी भी सिंधी को टिकट मिले और वो जीत के आता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली भी वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि अगली बारी अपने आप पार्टी बोलेगी भैया इनको तो 10 टिकटें दे दो। सिंधियों में इतनी क्षमता है, इनको तो, ये तो ज्यादा डिजर्व करते हैं, हमने तो इनको कुछ नहीं दिया आज तक। तो हमें वो चीज दिखानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नरेश बेलानी जी को सुन रहे थे। नरेश बेलानी जी राजेंद्र नगर विधानसभा और दिल्ली प्रांत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बात कह रहे थे, और
सिंधी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिंधी समाज जब 1947 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान आए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहीं ना कहीं इनकी मदद की, और वह दिल में इस बात को लेकर बैठे हैं कि हमें अब भागीदारी चाहिए। सुधीर सलूजा, सानिध्य टाइम्स, नई दिल्ली।